या यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े तो दैट इज इक्वल। अब बात आती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या था, कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य पहले विधानपालिका के सदस्य होते हैं और उसी के प्रति वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, अध्यक्षात्मक सरकार वो सरकार है जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई संबंध नहीं होता, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका में कौन आता है, और विधानपालिका में, विधानपालिका किसको कहते हैं, संसद। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब समझ गए ना। संसदीय सरकार में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नॉमिनल एंड लीगल। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही एग्जीक्यूटिव होती है ना, और वही क्या होती है, लीगल होती है। यहाँ पर दो कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं पाया जाता, मेन डिफरेंस आ गया है ना। मतलब अब मैं क्या कह रही हूँ, कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो कार्यपालिका है वो विधानपालिका का पहले सदस्य बने। कार्यपालिका में राष्ट्रपति के साथ साथ उसके मंत्री भी आएंगे, लेकिन उनके लिए संसदीय सरकार में ये जरूरी था कि वो पहले क्या बने, विधानपालिका के सदस्य बने, फिर वो कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे। लेकिन यहाँ कार्यपालिका के सदस्यों का विधानपालिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है, वो विधानपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। इसीलिए कार्यपालिका विधानपालिका से क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई, मुक्त हो गई। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई, जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है या कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई रिलेशन नहीं पाया जाता, और ना ही कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो लाइनें आपने संसदीय सरकार ने लिखी थी ना, उसकी ऑपोजिट इसमें लिख देती है। कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसमें राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वही वास्तविक शासक होता है। क्या होता है, कौन होता है, एक ही एग्जीक्यूटिव होती है या राज्य का अध्यक्ष एक ही होता है जो है राष्ट्रपति, और वही रियल एग्जीक्यूटिव होती है, एक ही एग्जीक्यूटिव वहां पर होती है, वही वास्तविक शासक होता है। राष्ट्रपति फिक्स्ड टेन्योर के लिए, निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पर विधानपालिका जब चाहे तब राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे क्या, देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, है यहाँ पे राष्ट्रपति वही वास्तविक शासक है, राष्ट्रपति। अब अगर हम संसदीय सरकार को देखें तो संसदीय सरकार में भी तो राष्ट्रपति होता है ना, लेकिन वो कैसा होता है, वो नाम मात्र का होता है, और एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होती है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका एक ही है, और वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, और वो मंत्री विधानपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मंत्री पद सौंप सकता है। जबकि संसदीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पहले किसका सदस्य होना जरूरी है, संसद का, विधानपालिका का, है ना। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को, मतलब अपनी पार्टी के किसी भी नेता को क्या कर लेगा, जिसने जो संसद का सदस्य नहीं है उसको मंत्री बना सकता है। तो जाहिर सी बात है वो विधानपालिका के सदस्य है नहीं, तो क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे विधानपालिका के प्रति। और दूसरा, विधानपालिका उनको जब चाहे तब उनके पद से नहीं हटा सकती है, जबकि संसदीय सरकार में विधानपालिका क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा मंत्रियों को उनके पद से हटा सकती है। लेकिन यहाँ तो मंत्री विधानपालिका के सदस्य ही नहीं है, तो विधानपालिका उनको जब चाहे तब पद से नहीं हटा सकती। तो बात आती है मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुए, मंत्रियों को नियुक्त किसने किया, राष्ट्रपति। तो मंत्री उत्तरदायी किसके लिए होंगे, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की थ्योरी नहीं पाई जाती है, वो अपने अपने काम के लिए खुद राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो बदल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं उसको, राष्ट्रपति की मर्जी चलेगी एक प्रकार से, है ना। विधानपालिका को उनके पद से नहीं हटा सकते। आई बात समझ में। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता
दिया और जब चाहे वो मंत्रिमंडल को तोड़ भी सकता है। क्या संसदीय सरकार में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को या मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता था? जब चाहे तब नहीं, संसद हटा सकती थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा या सेंसर मोशन के द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूं, सुनो। अध्यक्षात्मक सरकार वो सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है, या कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई रिलेशन नहीं पाया जाता और ना ही कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वही वास्तविक शासक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है और इसमें विधानपालिका जब चाहे तब राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकती। तो फिर बात आएगी, क्या राष्ट्रपति क्या पद पे हमेशा के लिए बना रहेगा? राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझाऊंगी कि इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग तब वो कैसे होता है, मतलब राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब सिर्फ महाभियोग शब्द लिखो, महाभियोग को इंग्लिश में लिखते हैं इम्पीचमेंट। हालांकि आज तक एक भी राष्ट्रपति को अमेरिका में इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। इट मींस इससे ये साबित होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति चुना जाता है 4 साल के लिए अमेरिका में, है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखाया, निश्चित अवधि, वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, लेकिन जब आप अमेरिका का पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। और इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री। आ रहा है ना डिफरेंस? यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है, जो वो जब चाहे तब मंत्रिमंडल को तोड़ सकता है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ना ही उसके सदस्य होते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने उनको चुना है। आइए बात समझ में कि मंत्री बनने के लिए विधानपालिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तो अगर विधानपालिका के सदस्य नहीं है तो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। आगे समझो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अमेरिका, है ना, जर्मनी में पाई जाती है, ये रूस में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, मैक्सिको में पाई जाती है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली में फिर बता दूं बार बार डिफरेंस क्या है? 2 प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है, रियल एंड नॉमिनल, है ना। सैद्धांतिक तौर पर देश का शासन चलाया जाता है। नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज राष्ट्रपति उनके नाम पर, लेकिन एक्चुअल में पावर का यूज करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और दूसरा, मंत्री बनने, कार्यपालिका का सदस्य बनने, राष्ट्रपति को छोड़ दो, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले विधानपालिका का सदस्य होना जरूरी है और वो सामूहिक रूप से भी व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनके पद से हटा भी सकती है और इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह करके निचले सदन को भंग भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा नहीं कर सकता, वो लोअर हाउस को भंग नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसके फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रणाली के लक्षण या विशेषताएं। अध्यक्षात्मक सरकार के लक्षण या विशेषता। सबसे पहले, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं। सीधे खड़े हो बेटे, सीधे सीधे, कोई नहीं छूटेगा।
अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वही वास्तविक शासक होता है। वो अपने तरीके से क्या करता है, शासन को चलाता है। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं होता, एक ही कार्यपालिका होती है, वही लीडर होती है, वही काम करती है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बैठ जाओ सभी। अब अगर नहीं पढ़ के आए ना, मेरे बाहर करना सब ग्राउंड में करेंगे। कल तुम अमेरिका के बारे में भी पढ़ के आओ। यस मैम। और ब्रिटेन के बारे में भी। कैबिनेट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, मंत्रिमंडल केवल सलाहकार के रूप में। कैबिनेट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, मंत्रिमंडल केवल सलाहकार के रूप में। उसका नाम ना कि स्टार सुनक जो थे ना, वो थे हमारे उसके कंजर्वेटिव पार्टी थे। अबे उसका था वो है, मैंने देखा अभी चेक किया, लेबर पार्टी से था ये, अभी जो आया हुआ है रिसेंट जो स्टार हाँ जी 2000 अभी जैसी उसकी सरकार गिरी थी कि कुछ ऐसा था, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह पारित हुआ कुछ ऐसा बोलते। मंत्रिमंडल केवल सलाहकार के रूप में। अब मंत्रिमंडल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी होता है, संसदीय शासन प्रणाली में भी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मतलब मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ने किया है अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से जो जो उसको लगते हैं, जो जो व्यक्ति योग्य हैं। और जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को मानना अनिवार्य था, है ना, कि राष्ट्रपति क्या करेगा। जैसे भारत के एग्जाम्पल में संविधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने सभी काम क्या करेगा, मंत्रिमंडल की परामर्श के अनुसार ही करेगा। लेकिन यहाँ पर हालांकि राष्ट्रपति ने अध्यक्षात्मक सरकार ने क्या किया है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, लेकिन सलाह मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वो तो उसके सबऑर्डिनेट हुए ना, कहने का संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं है कि करना ही है या मानना ही है सलाह। अगर संविधान में ये बात लिख दी गई होती है अध्यक्षात्मक, जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को मानना अनिवार्य है, तब तो अनिवार्य था और माननी पड़नी थी, जैसे भारत के संविधान में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुना हुआ है। अब उसके सबऑर्डिनेट जो है, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। लगेगा सही तो मानेगा, नहीं लगेगा तो मैं खुद डिसीजन लूंगा। आई बात समझ में? तो मतलब मंत्रिमंडल की भूमिका कैसे होती है, सिर्फ सलाह देने वाली, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर जो है डिपेंड करता है। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, विधानपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई संबंध नहीं होता। जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो अपने मंत्री विधानपालिका में से नहीं लेता है, और जो मंत्री होते हैं ना वो विधानपालिका या संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, ना बिल पेश करते हैं और ना ही कोई चर्चा करते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में एक मंत्री क्या करते थे, विधानपालिका की बैठकों में भाग भी लेते हैं, बिल भी पेश करते हैं, उसको पास भी करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब कार्यपालिका अलग काम करती है, विधानपालिका अलग काम। जो विधानपालिका के सदस्य हैं वो अलग से अपना काम करते हैं, और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन है यहाँ पर, राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल, वो अलग काम करते हैं, अलगाव है दोनों। उसके बाद को इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का अनुत्तरदायित्व, इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का अनुत्तरदायित्व। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को पता है कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया नहीं जा सकता है, सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग का प्रोसेस इतना रिजिड है, इतना जटिल है कि वो आज तक, मतलब अगर अमेरिका का एग्जाम्पल है तो आज तक पास ही नहीं हो पाया है। तो एक प्रकार से उसको क्या आश्वासन है, वो
आश्वस्त है कि मुझे मेरे पद से नहीं हटा सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता विधानपालिका के प्रति कि विधानपालिका के पास पावर नहीं है मुझे हटाने की, है भी तो वो बड़ी क्या है, जटिल है, वो इतनी आसानी से मुझे पद से नहीं हटा सकते हैं। और दूसरा, जो संसद के सदस्य हैं, हालांकि वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, लेकिन उत्तर देना या न देना उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको पता है ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमें तो हमारे पद से कौन हटा सकता है, हमारा मालिक एक प्रकार से राष्ट्रपति हटा सकता है, ये तो हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आपको असेसमेंट मैडम ही देगी, दूसरी मैडम को नहीं देगी, है ना। हाँ, ये बात समझ में, तो किसके प्रति जवाबदेही होगी, तो सबके प्रति होना है, लेकिन ऐसे किसके प्रति होगी, है ना। तो उसके बाद को फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की निश्चित अवधि। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति जो मीनिंग में मैंने आपको बताया निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है, और उसको उसके पद से सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बार बार आ रहा है वर्ड महाभियोग, भारत में भी वैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाते हैं। इसके बाद को फिक्स टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव लिया बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, इसका मतलब क्या हुआ, शक्तियां क्या दी गई हैं, शक्तियों का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सेपरेशन किया गया है सरकार के 3 अंगों में, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है। जैसे भारत में किया गया, भारत ने ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से लिया है ना, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का ये फीचर है, हालांकि भारत में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी भारत ने क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को बनाया है, क्योंकि सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शासन के काम है वो 3 अंगों के द्वारा किए जाते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के द्वारा। विधानपालिका कार्यपालिका के काम हस्तक्षेप नहीं करती, कार्यपालिका विधानपालिका के नहीं करती, या विधानपालिका न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है। सबको अपने अपने काम सौंप दिए गए हैं और हर एक पंच जो है वो अपना काम करता रहता है, तीनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे, देखो जैसे मैंने कहा कि विधानपालिका कार्यपालिका को नहीं हटा सकती है ना, और वैसे ही कार्यपालिका भी विधान मतलब राष्ट्रपति भी विधानपालिका को भंग नहीं करवा सकता है। अलग अलग है, सबको पता है कि ये हमारे भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम भी उसमें नहीं करेंगे। उसके बाद देखो पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज अननेसेसरी, राजनीतिक एकरूपता अनावश्यक। तो इस प्रणाली में मंत्रियों का एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होना आवश्यक नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति क्या करता है, जाहिर सी बात है, जब मैंने अपने कैबिनेट में या अपने आसपास लोग रखने होंगे तो मैं क्या करूंगी, एक ही अपनी पार्टी के रखूंगी, पर जरूरी नहीं है कि जब कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टी के भी लोगों से दोस्ती हो जाती है, आप लगे नहीं योग्य है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी को भी अपनी पार्टी से भी या अपनी पार्टी के बाहर के भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मंत्री पद सौंप सकता है। अरे बात समझ, राजनीतिक एकता का मतलब एक ही दल से संबंधित होना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, अपनी पार्टी के भी, दूसरी पार्टी के भी या पार्टी से बाहर के लोगों को भी मंत्री पद सौंप सकता है, और वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने जवाब किसको देना होता है, राष्ट्रपति को। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं करवा सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम करते हैं, और विधानपालिका जैसे राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है ना, जैसे कार्यपालिका की अवधि संविधान के द्वारा निश्चित की गई है, राष्ट्रपति की अवधि अमेरिका में 4 साल निश्चित की गई है, ठीक वैसे ही वहां पर या जिन जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वहां पर विधानपालिका का टेन्योर भी फिक्स्ड होता है कि विधानपालिका कितने साल के लिए काम करेगी। 4 साल भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 साल भी हो सकता है, लेकिन अवधि होगी, निश्चित अवधि होगी। और राष्ट्रपति का विधानमंडल के किसी भी सदन को भंग नहीं करवा सकता, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह के इन सदन को भंग कर
ऑपोजिट है। अगर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको आता है तो दूसरा आप इजीली कर लेंगे। अब आते हैं इसके गुण और अवगुण। टाइम क्या हो गया? देखो सबसे पहले इसके गुण, स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में कुशलता। कैसे आती है शासन में कुशलता? जो राष्ट्रपति होता है मैं लोगों में शासन ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं उसको, फिर दूसरे उसको पता है कि मेरा कार्यकाल में अपने कार्यकाल तक बना रहूंगा, तो वो जो भी नीति बनाएगा उसमें एकरूपता बनी रहेगी, मतलब वो एटलीस्ट उतने साल तक तो वो चलेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव तभी आना था जब सरकार चेंज होनी थी, जब एग्जीक्यूटिव चेंज होना था, जब राज्य का अध्यक्ष चेंज होना था। उसने अगर दूसरी पार्टी का बनना तो फिर उसने क्या करना था? अपने हिसाब से नीति को बनाना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, शासन में कुशलता कैसे आती है? नीति में एकरूपता बनी रहती है, मतलब एक नीति जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती रहती है। उसके बाद को सूटेबल इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, संकट काल के लिए ऊंची सरकार। ये इसमें सारी शक्ति किसके पास है? एक्चुअली कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है ना। वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। शासन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं और राष्ट्रपति संकट काल में शीघ्रता से निर्णय लेकर के उनको इम्प्लीमेंट भी करवा लेता है। हालांकि जब, लेकिन जैसे अमेरिका की बात करूं मैं, अमेरिका में जब जैसे ये युद्ध की स्थिति आ जाए, है ना, इमरजेंसी आ जाए, तो ये फिर एक बात आती है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, लेकिन उस घोषणा को की स्वीकृति संसद से मिलनी भी जरूरी है। ये थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ पर संसद क्या है, थोड़ी खाली हो जाती है राष्ट्रपति को। जब तक संसद रिटर्न में क्या नहीं करती, परमिशन नहीं देती, तब तक राष्ट्रपति भी अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद को इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। नीति में एकता आती है, वही है जो पहला हेडिंग लिखा है, तो वैसा ही है ये भी, कि एक निश्चित समय तक बनी रहती है ना। नीतियों में शीघ्रता से परिवर्तन ना आने के कारण एक शक्तिशाली नीति को लंबे समय तक बनाए के रखा जा सकता है। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में दक्षता आती है। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में दक्षता कैसे आएगी? राष्ट्रपति किसी मूर्ख व्यक्ति को तो नहीं देंगे ना मंत्री पद, किसको देंगे? जो उसको लगता है कि योग्य है, इंटेलिजेंट है, ये काम कर सकते हैं। फिर से भी दूसरे चुनाव लड़ना है, एक ही बार थोड़ा लड़ना है ना। तो क्या होता है, शासन में दक्षता आती है। और दूसरा, मंत्रियों को तो ना तो चुनाव करना पड़ता है ना, और ना ही उनको संसद की बैठकों में भाग लेना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम सेविंग हो जाती है, उनके समय की बचत हो जाती है, और उस समय को वो किसमें यूज कर सकते हैं, शासन को और ज्यादा अच्छे से कैसे चलाया जाए इसमें व्यतीत कर सकते हैं, बजाय संसद की बैठकों में भाग लेने से, बजाय इलेक्शन में अपना टाइम गंवाने से। उसके बाद को एडमिनिस्ट्रेशन बाय एबल स्टेट्समैन, योग्य व्यक्तियों का शासन। एडमिनिस्ट्रेशन बाय एबल स्टेट्समैन, योग्य व्यक्तियों का शासन। तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में या सरकारी पदों पर नियुक्त करता है जो जिनको राजनीतिक दृष्टि से जो कैसे हैं, ज्ञानवान है, जिनको नॉलेज है, या जो योग्य हैं, जो उस पद को संभाल सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं, लेकिन किसी की भी का भी मतलब है ना कि किसी सर्टिफिकेट को बना दिया, राह चलते हुए किसी को बना लिया, किसी का भी मतलब है, जरूरी नहीं है कि उसका पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो बाहर का है, पार्टी से बाहर का है, दूसरी पार्टी का है, और लेकिन इंटेलिजेंट है। राष्ट्रपति को लगता है अब मैंने कोई काम किसी को सौंपना होगा तो ऐसे थोड़ा दे दूंगी जो मुझे लगेगा कि योग्य है, कर सकता है, किसी को ही दूंगी ना, है ना। काम मैंने भी वैसे देखना है ना कि काम अच्छे से चले, मेरे काम की तारीफ हो, अच्छे से मुझे आउटपुट मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, योग्य कर्मियों की भर्ती करनी पड़ेगी। और ठीक वैसे ही राष्ट्रपति को भी पता है कि देश चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो आदमी भी, मंत्री भी योग्य होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, है ना। उसके बाद को इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यपालिका विधानपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, कोई किसी के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है। हस्तक्षेप नहीं होगा तो काम अच्छे तरीके से होगा, इंटरफेरेंस होगा तो क्या होता है, काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। सबको अपने अपने लिमिटेशंस पता है, सबको अपने अपने काम पता है, हर एक अंग शासन का अपने अपने तरीके से काम करता है। उसके बाद को सुटेबल फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त।
सुटेबल फॉर मल्टी-पार्टी सिस्टम बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त हो। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है या बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और अगर संसदीय सरकार में जिस मान लो किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता और मिलीजुली सरकार बनती है तो कैबिनेट भी कुछ वैसे ही बनेगी ना। मिलीजुली सरकार में कैसे बनती है? सरकार को जिन जिन दलों ने समर्थन दिया होता है उन दलों के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? सरकार अस्थिर हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरे दल क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे कि हमारे लोगों को कैबिनेट दिया ही नहीं, मंत्री पद दिया ही नहीं, तो मतलब उनको भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा वो कब पता नहीं कि अब किस बात पे नाराज हो जाए वो भी पता नहीं रहता। अस्थिरता बनी रहती है ना बहुत सारे जहाँ राजनीतिक दल होते हैं और जहाँ सरकार को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में भले ही बहुत सारे राजनीतिक दल हों, लेकिन जो मंत्री हैं वो किसी दल से तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको तो ना विधान पालिका का सदस्य होना जरूरी है, ना ही उन्हें विधान पालिका को जवाब देना है, ना ही उसके सदस्य हैं, तो उनको अपने पद को गंवाने का इतना खतरा उनमें नहीं रहता है। तो जो अध्यक्षात्मक सरकार है कहा जाता है कि बहुदलीय प्रणाली के उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे होगा वहाँ पर क्या होगा? मिलीजुली सरकारें भी बनेगी। अब आगे इसके दोष, डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष, ईगो, फियर ऑफ डेस्पोटिज्म, निरंकुशता का भय। अब निरंकुशता कैसे बनी रहेगी? किसकी बनेगी? राष्ट्रपति की बनेगी। और कैसे बनेगी? क्योंकि राष्ट्रपति को पता है, बार बार वही बात आ रही है कि मैं निश्चित अवधि के लिए चुन लिया गया हूँ, है ना, मुझे मेरे पद से महाभियोग के अलावा और किसी भी तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग का प्रोसेस, प्रक्रिया यही है जो पास होनी, जो पूरी होनी जो है वो पूरी इम्पॉसिबल लगती है। तो एक प्रकार से मतलब राष्ट्रपति जितनी अवधि उस देश के संविधान में कही गई है राष्ट्राध्यक्ष की, उतनी अवधि तक वो काम करेगा। जो वो काम करेगा वो होगा ही होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे अभी अमेरिका के जो पहले पिछले राष्ट्रपति थे कौन थे? बाइडेन, पहले हाँ डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। तो कुछ भी नहीं थे, वे लोग हटाना चाहते थे, महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया उनको हटाने का, लेकिन वो पास ही नहीं हो पाया। 4 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, है ना, हालांकि प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पास ही नहीं हो पाया। निरंकुशता का भय बना रहता है किसके? राज्य के अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद गवर्नमेंट इज नॉट चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, शासन को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला जा सकता। शासन का मतलब यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष से ही है, राष्ट्रपति से ही है कि राष्ट्रपति को निश्चित अवधि से पहले उसके पद से हटाना मुश्किल है। इसके बाद को possibility of deadlock between the executive and the legislature, कार्यपालिका और विधानपालिका में गतिरोध की संभावना। Possibility of deadlock between the executive and the legislature, कार्यपालिका और विधानपालिका में गतिरोध की संभावना। अब कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधानपालिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पूरी संभावना बनी रहती है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो किसी और पार्टी से हो और विधानपालिका में मेजॉरिटी किसी और पार्टी की हो। अध्यक्षात्मक सरकार में संसदीय होगी तो क्या होगा? जो वास्तविक कार्यपालिका होगी वो तो एक ही होगी ना, मतलब एक ही राजनीतिक दल से होगी जिसकी मेजॉरिटी विधानपालिका में होगी, तो वे आसानी से पास हो जाते हैं क्योंकि पता है कि हमारी मेजॉरिटी है, हमारी पार्टी की मेजॉरिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? राज्य का अध्यक्ष किसी और पार्टी से है, किसी और पार्टी से है, क्योंकि उसका चुनाव अलग हो रहा है, वो विधानपालिका से चुन के थोड़े ना आया, तो अलग से राष्ट्रपति को चुनाव जीत करके आया है। हो सकता है वो किसी और पार्टी से हो और विधानपालिका में किसी और पार्टी का बहुमत हो, फिर दोनों के बीच में अलग अलग पार्टी से हैं, सहयोग बनेगा या विरोध बनेगा? करना तो काम एक ही देश के लिए है ना, शासन को एक ही देश का चलाना है, कहीं ना कहीं तो आमने सामने आना ही है, कहीं ना कहीं तो मुद्दों पे बात होगी ही होगी, कहीं ना कहीं तो स्वीकृति चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे की शक्ल भी देखनी पड़ेगी, शक्ल तो देखनी पड़ेगी, सहमति भी लेनी पड़ेगी कई विषयों के ऊपर। लेकिन जब कोई बात आई सामने आपका दुश्मन बैठा है, दुश्मन मतलब आपका अपोजिशन पार्टी का बैठा हुआ है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो विरोध पैदा होगा ना, टकराव पैदा होगा, विवाद तो पैदा होगा ही। जो राष्ट्रपति कह रहा है उसकी पार्टी कुछ और है, दूसरी पार्टी वाली विधानपालिका में मेजॉरिटी जिसकी है वो तो समर्थन
विवाद पैदा होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद को पब्लिक ओपिनियन नेग्लेक्टेड, जनमत की अवहेलना। पब्लिक ओपिनियन नेग्लेक्टेड, जनमत की अवहेलना। कैसे जनमत की अवहेलना होती है? क्योंकि मंत्री जो है वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना ही उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। वो क्यों जनता की परवाह करेंगे? उनको थोड़ा जनता ने चुना हुआ है, वो थोड़ा ना जनता के लिए करेगी, गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगली बार पाएंगे। उनको तो किसको खुश करना है? राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति को खुश करने के चक्कर में जनमत की अवहेलना करते हैं। उसके बाद को इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अनुत्तरदायी सरकार। अनुत्तरदायी सरकार कैसे है? क्योंकि कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है महानपालिका के प्रति और राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर का मतलब क्या हुआ? कि संविधान में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जहां पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां संविधान कैसा होगा? कठोर होगा। मतलब संविधान में बदलाव करना आसान नहीं है। वीकनेस इन कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस, विदेशी संबंधों में निर्भरता। विदेशी संबंधों में निर्भरता, वीकनेस इन कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इसका कारण ये है कि युद्ध, जो मैंने आपको पहले कहा कि युद्ध और शांति की घोषणा देने की स्वीकृति संसद के पास है। हालांकि घोषणा करेगा राष्ट्रपति, लेकिन पीछे से संसद भी सहमत होना जरूरी है कि हाँ युद्ध की कंडीशन आ गई है और युद्ध की घोषणा कर दी जाए। अलाउ किसने करना है? संसद की भी परमिशन चाहिए। मान लो राष्ट्रपति तो फेवर है कि हमें युद्ध करना है पुराने देश के साथ, है ना, हमारे हालात ठीक नहीं है, हमने क्या करना है? युद्ध करना है। लेकिन वहाँ की संसद ही जब स्वीकृति, अगर संसद में दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी है और वो सहमत नहीं है तो स्वीकृति नहीं देंगे और बिना स्वीकृति की घोषणा नहीं होगी। तो विदेशी संबंधों में क्या आते हैं? निर्भरता आती है। लास्ट में को नॉट फ्री फ्रॉम पार्टी एविल्स, दल दोषों से मुक्त नहीं। नॉट फ्री फ्रॉम पार्टी एविल्स, दल दोषों से मुक्त नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राजनीतिक दलों में दोष पाए जाते हैं वो दोष वहां पर नहीं होते, वहां पर भी दोष पाए जाते हैं। कैसे? राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो पार्टी वाइज ही किसी न किसी पार्टी का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति बनेगा और फिर जब वो राष्ट्रपति बन जाता है वो किस कोशिश में बना रहता है? जो उसके समर्थक हैं, जो उसके प्रशंसक हैं, जो उसके चहेते हैं, उनको क्या किया जाए? बड़े से बड़े पदों पर बैठाया जाए, सरकारी पद जो है वो दिए जाए। इसी का भ्रष्टाचार भी चलता है। योग्यों को भी मुक्त करेगा, कुछ अपने समर्थकों को भी, जिन्होंने उसको क्या किया होगा? हेल्प की होगी, चंदा दिया होगा उस टाइम, है ना, फाइनेंशियली हेल्प करी होगी, उनको भी वो क्या करेगा? खुश करेगा ताकि आगे जो क्या करेगा उसकी सहायता कर देगा। ये था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए दोनों में अंतर, दोनों में क्या अंतर है? फिर और दोनों में से कौन सी अच्छी लगी आपको? संसदीय शासन क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहाँ मनमानी होती है, वहाँ जनता। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। जिसको पता है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा अपने काम का, जिसको पता है मेरे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है, मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना है, तो वो उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा करेगा? तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कहते हैं संसदीय सरकार को, है ना। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कई देशों में जैसे अमेरिका में वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बहुत अच्छे से काम करती है। अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, वहाँ पे वो अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से लीड कर रही है अपनी कंट्री को, है ना। आपने अपने हिसाब से तर्क देना है कौन सी सरकार जो है ज्यादा अच्छी है, क्यों है वो भी बताना।
हेयर स्टाइल मैन। According to Wikipedia,